नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और आज अनादि विशेष में बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट की। दरअसल एक नकली कॉल आता है। कॉल पर कहा जा सकता है कि आपके खिलाफ सेक्सुअल हरेसमेंट का केस लगा है। आपके माध्यम से एक कोरियर भेजा गया है जिसमें ड्रग्स है। आप मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस गए हैं। आपकी बेटी एक सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, या फिर आपका लड़का होटल में किसी लड़की के साथ पकड़ा गया है। आपके बच्चे का अपहरण हो गया है। इस तरह के कई फर्जी कॉल पर कुछ भी कहा जा सकता है जो आदमी को बदहवास कर देता है, और ये बदहवासी डिजिटल अरेस्ट में बदल जाती है। दरअसल भारत में डिजिटल अरेस्ट एक खतरनाक ठगी का तरीका बनकर अब सामने आया है, जिससे रोजाना कई सारे लोग इस डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं या लाखों करोड़ों रुपए की हानि कर लेते हैं। जहां आपको बता दें कि लाखों और करोड़ों रुपए हर साल लोगों से ठगे जा रहे हैं। सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, विजिलेंस पुलिस किसी का भी फर्जी कॉल करके पहले डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद पैसे लूट लिए जाते हैं। आईपीएस ऑफिसर या सीबीआई का ऑफिसर बनके वीडियो कॉल करके भी ठगा जाता है। डरा धमकाकर अलग अलग बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा लिए जाते हैं और इस तरह के डिजिटल जालसाजों के आगे पुलिस बेबस है। 100 में से केवल 10 मामले पकड़ में आते हैं। पुलिस का कहना है कि ये तरीका लोगों में जागरूकता की कमी के कारण अपनाया जा रहा है, वरना पुलिस कभी भी किसी को भी फोन कॉल पर अरेस्ट नहीं करती है और ना ही सीबीआई ऐसा करती है। आखिर डिजिटल अरेस्ट का ये सिलसिला कब रुकेगा? आज की चर्चा इसी विषय पर है, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। डिजिटल अरेस्ट आज के डिजिटल युग का सबसे खतरनाक अपराध बनता जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट एक तरह का साइबर फ्रॉड है, जिसमें अपराधी लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। ये बताते हैं कि वो किसी कानूनी पचड़े में फंस गए हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ये धोखा अक्सर फोन कॉल, ईमेल या सोशल मीडिया मैसेज के माध्यम से किया जाता है। असल में कानून में कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं है, लेकिन इस गैर कानूनी धंधे के किरदार बहुत फल फूल रहे हैं। देश के हर कोने से हर दिन डिजिटल अरेस्ट की खबरें सुनाई पड़ रही हैं और उसमें ठगी की रकम कुछ लाख रुपए से लेकर कई करोड़ रुपए तक हो सकती है। इंदौर में 3 दिन के भीतर डिजिटल अरेस्ट के 2 मामले सामने आए। सबसे ताजा मामला एक वृद्ध महिला को 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर उससे 46 लाख रुपए की ठगी की गई। आरोपियों ने उस महिला को ट्राई का अधिकारी बनकर धमकाया और कहा कि उसके फोन नंबर का गलत इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद सीबीआई और क्राइम ब्रांच का अफसर बनकर 5 दिन में 46 लाख रुपए ठग लिए। इससे 2 दिन पहले ऊर्जा विभाग के एक संस्थान के कर्मचारी को जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट किया और उनसे 71 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने खुद को लॉ एनफोर्समेंट का अधिकारी बताया था। इस तरह के मामलों की कार्यशैली लगभग एक जैसी है। एक फर्जी फोन कॉल आता है और उसके बाद कहानी शुरू होती है और फिर पीड़ित को घर में बंद करके उसके अकाउंट से रुपए विभिन्न अकाउंट में डलवाए जाते हैं। कुछ दिन पहले आगरा में एक महिला को पाकिस्तान से कॉल आया कि उसकी बेटी रैकेट में फंस गई है। बेटी की आवाज सुनाकर 1 लाख रुपए मांगे गए। सदमे में महिला की मौत हो गई। एक अन्य महिला को कहा गया कि उसने कुरियर से ड्रग्स ताइवान भेजी है और मुंबई पुलिस उसे अरेस्ट कर रही है। इसके बाद उसे बहुत समय तक मेंटल टॉर्चर किया गया। मेरठ में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड बैंक कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट करके उनसे 1 करोड़ 73 लाख रुपए ठग लिए गए। लखनऊ में जालसाजों ने एक युवती को 2.5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और 99,000 रुपए वसूले। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की गिरफ्तारी की आड़ में जालसाजों ने केंद्र सरकार के एक सेवानिवृत्त अधिकारी से 36 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर ली और उन्हें 2 दिन तक घर में डिजिटल अरेस्ट रखा। वर्धमान ग्रुप के मालिक श्री पॉल ओसवाल को डिजिटल अरेस्ट करके उन्हें 7 करोड़ का चूना लगाया गया। इस दौरान उन्हें फेक सीबीआई ने कॉल किया, फर्जी अरेस्ट वारंट दिखाया और डिजिटली अरेस्ट रखा। डिजिटल अरेस्ट की एक कहानी हर जगह दोहराई जा रही है।
किसी के भी बच्चे की आवाज की नकल करके धमकाया जाता है कि आपका बच्चा अरेस्ट हो गया है, ड्रग्स में फंस गया है, सेक्स रैकेट में फंस गया है और पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। बदहवास होने के बाद लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। इस तरह के मामले पर रोक लगाने के लिए सरकार के पास कोई विशेष योजना नहीं है। जब तक साइबर पुलिस एक्शन लेती है, तब तक लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देखा आपने किस तरह से न सिर्फ भोले भाले लोग बल्कि कई जो एक ऊंचे ओहदे पर हैं, जिनका एक अपना नाम है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं, वो भी कैसे डिजिटल अरेस्ट के इस पूरे घपले में, इस पूरे घोटाले में फंस जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कर बैठते हैं। आखिर क्या है ये डिजिटल अरेस्ट और क्यों ये अब भारत में इतनी तेजी से इसके लोग शिकार हो रहे हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, कुछ सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। अब सबसे पहले भोपाल से सहयोगी रिजवान हमारे साथ जुड़ गए हैं, इधर इंदौर से योगेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं और साइबर एक्सपर्ट महेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। इसके अलावा रिटायर्ड डीएसपी बीपीएस परिहार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी में। सबसे पहले हम रुक कर लेंगे रिजवान की ओर। रिजवान, चूंकि जो डिजिटल अरेस्ट के जो मामले अब हम देख पा रहे हैं कि रोजाना ही लगभग कई सारे ऐसे लोग होते हैं, संख्या भी हम स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन कई सारे ऐसे लोग जो डिजिटल अरेस्ट के इस झूठे फ्रॉड में फंस जाते हैं, अपनी कई लोग जान गंवा बैठते हैं, जबकि कई लाखों रुपए या करोड़ों रुपए का नुकसान कर बैठते हैं। क्या इसके पीछे की जो वजह आप देख पा रहे हैं, और अगर हम बात राजधानी भोपाल की ही करें तो भोपाल से ही कई सारे ऐसे मामले हम देख चुके हैं, सामने भी आ गए हैं। बिल्कुल साफ तौर से नहीं, जिस तरीके से साइबर ठग अपनी वारदातों को अंजाम दे रहा है, हालांकि ये बात सच है कि वो पुलिस से आगे है ठगी के मामले में और पुलिस जो है उनको पकड़ने में नाकामयाब साबित होती है। दूसरी तरफ अब बात करें पुलिस की एडवाइजरों की, तो हजारों एडवाइजरी जो है पुलिस ने जारी कर दी है, लेकिन उसका जमीनी स्तर पर कोई असर देखने को नहीं मिलता है। लगातार अगर राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो करीब 17 से 18 लाख रुपए की ठगी जो है राजधानी भोपाल में रोज होती है और प्रदेश का तो आंकड़ा जो है करोड़ों में पहुंचता है। बिल्कुल साफ तौर से जो डिजिटल अरेस्टमेंट की अगर बात करें तो ऐसे मामले जो है राजधानी भोपाल में 2 से 3 मामले सामने आए हैं, जिसमें लोग जो है ठगी का शिकार हुए हैं और कई लोगों ने जो है इसमें आत्महत्या की है। हमने कुछ दिन पहले देखा था कोलार में एक मामला सामने आया था, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने जो है आत्महत्या की थी अपने परिवार के साथ, जिसमें 2 साल की बच्ची को उन्होंने मौत के घाट उतारा था। उसके बाद पति पत्नी ने जहर खाकर जो है आत्महत्या की थी और ये ठगी का मामला था। साफ तौर से ये जो ठग होते हैं इनको जो है आसानी से जमानत मिल जाती है, इस वजह से जो है लगातार ठगी के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो है ठोस इन पर कार्रवाई नहीं कर पाती है, जिस वजह से जो है ये ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साफ तौर से दिल्ली, जामताड़ा, हरियाणा और अलग अलग राज्यों में बैठकर जो है ये साइबर ठग जो है अपनी वारदातों को अंजाम देते हैं और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती ये जो है बने हुए हैं। राजधानी भोपाल में कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें ओटीपी के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से और कई ऐसे जो बैंक के माध्यम से कि आपका क्रेडिट कार्ड जो है ब्लॉक हो गया, एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया, इन सभी चीजों को लेकर जो है कॉल करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं और लाखों रुपए की ठगी करते हैं। साफ तौर से लोग हजारों की तादाद में लोग आवेदन देते हैं, लेकिन निराकरण जो है इनका नहीं हो पाता है और लगातार मामले जो है ठगी के बढ़ते जा रहा है। साफ तौर से एक बड़ा आंकड़ा है, 17 से 18 लाख रुपए की ठगी जो है राजधानी भोपाल में रोज होती है और जो प्रदेश में है करोड़ों ये आंकड़ा पहुंचता है। बिल्कुल, वाकई आपने सही कहा कि अगर हम आंकड़े पर जाएं तो स्पष्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लाखों की संख्या में ही जो रुपए हैं वो ऐंठे जाते हैं और लोगों के साथ में धोखाधड़ी इस तरह से की जाती है। इंदौर से सहयोगी योगेश हमारे साथ बने हुए। योगेश, इंदौर में बीते 2 दिन में ही, अगर हम देखें 3 दिन में, माफ कीजिएगा, 3 दिन में 2 डिजिटल जो अरेस्ट के मामले हैं वो सामने आ चुके हैं। इंदौर चूंकि कहीं ना कहीं अब कहा मिनी मुंबई के तौर पर इंदौर को हम देख सकते हैं, मिनी मुंबई इंदौर को कहा जाता है। ऐसे में चाहे हम किसी भी क्षेत्र में बात करें तो इंदौर
में इस प्रकार के जो मामले अब सामने आ रहे हैं, क्या इसके पीछे आप वजह देख पा रहे हैं? और अगर बात हम वहां पर पुलिस प्रशासन की करें, चूंकि कमिश्नरी सबसे पहले इंदौर में लागू हुई थी, उसके बाद से इंदौर में कहा जा रहा था कि शायद अब जो अपराध के मामले हैं उनमें कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद अपराध के मामलों में कमी नहीं आई है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के अगर हम मामले देखें तो 3 दिन में 2 ये मामले सामने आना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसी इंदौर शहर में जो 2 मामले हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 2 मामले जो आए हैं, एक मामला तो ऐसा है कि बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति यानी साइंटिस्ट थे, उनके साथ ये घटना घटी और उनके साथ में हुआ है। एक बुजुर्ग महिला, जो वृद्ध महिला थी, उनका बेटा कंबोडिया में जॉब करता है, नौकरी करता है, और उसके साथ ये घटना घटी। अब सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात होती है कि इनका जो ठगा होते हैं वो इस तरह से ब्रेन वॉश कर लेते हैं कि उनको सोचने समझने के आगे का कोई समय ही नहीं देते। महिला के साथ जो ठगी लगातार 5 दिनों तो उनका ब्रेन वॉश किया, सीबीआई की टीम बता के, ट्राई के टीम बताकर पहले ट्राई का बोला कि आपने अननोन ऐसे कॉल किए हैं जिसके कारण से आपके ऊपर ये इस तरह का मामला हुआ है, और उसके बाद में आपको कुछ पैसा ट्रांसफर करना है। महिला ने ट्रांसफर कर दिए। जब बड़ी संख्या में राशि ट्रांसफर हुई, उसके बाद में जब उनके बेटे को बताया गया है, बाद में ये बताया कि आपके बेटे को जो आपने पार्सल भेजा कंबोडिया पर, उसमें कुछ ड्रग्स और कुछ इस तरह का सामान था जिसको कस्टम विभाग ने जब्त किया है, इस कारण से आपको इस तरह की एक राशि जमा करना पड़ी। जब उनके बेटे को ये बात पता चली, उसके बाद ये मामला सामने आया। अगर उनके बेटे को बात पता न चलती तो ऐसी शायद इस तरह के मामले सामने थे। रिजवान जिस तरह की बात हम बता रहे हैं, तो रिजवान की बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि इस मामले में, ऐसे मामलों में कोई कड़ा कानून नहीं है भारत में, और कड़ा कानून नहीं होने के कारण से ठगों की जो हिम्मत है लगातार खुल रही है। अभी मैंने अपने सोशल मीडिया पर एक खबर देखी थी व्हाट्सएप पर, जिसमें एक कांस्टेबल के 4 साल के बेटे को ब्लैकमेल करने, यानी उसको किडनैप किया गया। उसको किडनैप करने के बाद उसको कॉल किया कि आपके बेटे को किडनैप किया गया। उसके बेटे की आवाज सुनाई, बेटे की आवाज करीबन 18-19 साल के उम्र की थी। उस कांस्टेबल ने भी उनको लगातार ऐसी बात की कि जैसे वो वाकई परेशान है और उनसे बात करना चाहते हैं। बाद में जब कांस्टेबल के बेटे की बात कराई गई तो उसने सीधे मामला अपने अधिकारियों के मातहतों को दिया, और उसके बाद में मामला सामने आया। तो इस तरह की वारदात होती है कि 4 साल का बेटा और उनके 21 साल के बेटे को किडनैप करने की बात भी सामने आती है। ये तो एक छोटे से विषय हो गए, लेकिन लगातार ठगी के जो मामले रिजवान ने बताया कि ये मामले सिर्फ 2000 से 8-10 से बहुत बड़ी संख्या है इनकी। लेकिन कई लोग क्या है कि अपने कर्म से अपने कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके कारण से वो मामला सामने नहीं ला पाते और जिसके कारण ठगी का शिकार होते हैं। अभी ट्राई के नियम के तहत जो लगातार कॉल आ रहे हैं, एक कॉल मुझे मैसेज आया था, नैन्सी मैं खुद इसका गवाह हूँ कि मुझे उसमें मैसेज में लिखा गया है कि आपका नंबर ब्लॉक किया जा रहा है और आपके नंबर से अननोन कॉल्स और अननोन मैसेजेस गए हैं। मुझे पता था कि ये इस तरह का साइबर ठग है। मैं ऐसे में जितेंद्र साहब के साथ बैठा था, उनके साथ चर्चा की तो बोले योगेश जी, बोले कि साइबर ठगी है। मैंने इस तरह के नंबर को आप ट्रेस क्यों नहीं कर पाते? क्या कारण होता है कि जब इस तरह के नंबर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो टेलीफोन दूरसंचार विभाग है, कहीं ना कहीं मोबाइल कनेक्टिविटी है, कहीं से तो आते होंगे। तो इस तरह के नंबरों को आप ट्रेस नहीं कर पाते हैं, कैसे आप उन तक नहीं पहुंच सकते? क्योंकि जो साइबर ठग है वो बहुत टेक्निकल एक्सपर्ट है, जब भी वो इस तरह के वारदातों का अंजाम देते इस तरह के। बिल्कुल योगेश, कई सारे तरीके होते हैं ठगी करने के, डिजिटल अरेस्ट के कई सारे तरीके अब जो फ्रॉड है उन्होंने अपनाए हुए हैं और इसमें जनता भी फंस रही है। महेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ में साइबर एक्सपर्ट हैं, जुड़े हुए हैं। महेश जी, मेरा आपसे यही सवाल रहने वाला था, क्योंकि अब जो फ्रॉड है, ये जो आरोपी हैं, ये कई सारे तरीके अपनाते हैं जिसमें कि जनता फंस जाती है। ना सिर्फ बोली बाली, अगर हम कहें कि जन जागरूकता की कमी है तो हम देखने को हमें अभी इस रिपोर्ट में भी हमने देखा कि कई सारे ऐसे लोग जो एक अच्छे पद पर बैठे हैं, जो साइंटिस्ट हैं या जो खुद की कंपनी ओन कर रहे हैं, कई सारे पढ़े लिखे लोग, तो उनके साथ भी ठगी कर ली जाती है। तो क्या ये लूप होल रहता है जिस तरह से जो साइबर ठग हैं ये जनता को लूटते हैं, जनता की मानसिकता के साथ में ये खिलवाड़ करते हैं? देखिए, जनरली इसमें कुछ पेरेंट्स को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है जिनके बच्चे या तो बाहर पढ़ रहे हैं या फिर किसी कॉलेज में हैं। तो इसमें क्या होता है कि उनको वीडियो कॉल पे डराया जाता है और बैकग्राउंड में ये लगभग पुलिस जैसा बैकग्राउंड बना देते हैं कि पीछे भारत के झंडा लगा लिए या फिर अशोक स्तंभ टेबल पे रख लिए। ये सब कुछ ऑनलाइन आपको इजिली अवेलेबल है। तो सामने वाले को लगता है कि ये रियल में कोई क्राइम ब्रांच या पुलिस का है, या फिर वो बोल देंगे सेम कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एडीजी बात कर रहे हैं। तो वो बात ही ऐसा करते हैं कि आपको थोड़ा डर जैसा महसूस हो जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से थे, मनी लॉन्ड्रिंग में आपके सारे अकाउंट सीज किए जा रहे हैं
और जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको आपके पास जितना भी पैसा है वो आपको आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। तो ऐसा करके वो काफी तरह से डरा के आपका पैसा ले लेते हैं। इसमें देखा जाए तो अवेयरनेस की ही कमी है, और इसको अगर लोग पूरा समझें कि कोई भी वीडियो कॉल पे ऐसा जानकारी नहीं मांगता है, मतलब कभी पुलिस आपको वीडियो कॉल करके अरेस्ट नहीं करती है। बिल्कुल। तो बट लेकिन डराने वाले की बात ऐसे होती है ना कि पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा किसी मुसीबत में है, तो पेरेंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको लगता है कि अगर रियल में बच्चा किसी मुसीबत में है या उसका एक्सीडेंट हो गया है, अब लड़का को मालूम है कि ये अभी फोन नहीं उठाएगा, और किसी दोस्त की तरफ से बन के उन्होंने कॉल किया कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है जो हॉस्पिटल में एडमिट, और तुरंत उसका ऑपरेशन कराने के लिए इतना रुपए चाहिए, तो लोग सोचते हैं कि बच्चे की जान की सवाल है तो पैसा दे देते हैं, तो ऐसा हो जाता है इसमें। बिल्कुल। और वाकई चूंकि मानसिकता के साथ में साइबर फ्रॉड जो खिलवाड़ करते हैं, जो परिजन हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करते हैं, जिससे कि जो जनता है, जो लोग हैं, वो आसानी से इनके चंगुल में फंस जाते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड डीएसपी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीपीएस परिहार जी। परिहार जी, मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि आखिर क्या कारण है, क्योंकि अगर हम ऑन एन एवरेज निकालें तो अगर दिन में या महीने में 100 केस ऐसे आते हैं साइबर ठगों के, तो उनमें से कुछ एक अपराधी ही पकड़े जाते हैं। क्या वजह है इसके पीछे, या वो कौन सा ऐसा लूप होल साइबर ठगों ने निकाल लिया है जिस वजह से वो गिरफ्त में नहीं आ पाते हैं इतनी आसानी से, और यही वजह है कि उनका जो हौसला है वो और बढ़ता है और आगे वो और लोगों से ठगी करते हैं? अपराध करने का जो अपराधी का तरीका है ये आदिकाल से बदलता आया है, और जिस तरह के अपराध समाज में घटित होते हैं उनके प्रिवेंशन के लिए, उनको पकड़ने के लिए हमेशा पुलिस ने अपना तरीका बनाया है, पकड़ा है। आज जैसे इंदौर की अपन बात करें तो यहाँ साइबर एसपी जितेंद्र सिंह साहब ने काफी अच्छा एक नेटवर्क बना के, और इस तरह के ठगी जो अभी इसके पहले होती थी अब थोड़ा सा और उसका एडवांस रूप आया है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो अपराध है ये पैसे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो हमारी वो संस्थाएं जहां आदमी अपना पैसा सुरक्षित जमा करता है, सबसे पहले वो जगह जहां हम अपना पैसा रखते हैं, वहां जो भी सिस्टम है वहां इतनी जबरदस्त तरीके से उसका प्रिवेंशन होना चाहिए कि जब भी उससे पैसा रिलीज होता है, आप देखिए जब 5 रुपए आप निकालने जाते हो तो बैंक वाले हमसे 10 बार पूछते हैं, और लाखों में पैसे निकल जाते हैं, तो क्या ये मैसेज संबंधित पुलिस स्टेशन को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? दूसरी बात, इसमें जो मुख्य मुद्दा है आज, किसी भी अपराध को रोकने के लिए जब तक आप सोसाइटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सोसाइटी को अवेयरनेस पैदा नहीं करेंगे, सोसाइटी समाज में जाके इस तरह के अपराधों की चर्चा नहीं करेंगे, तब तक उसमें ये कहना कि पुलिस सफल नहीं हो रही है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। पुलिस का अपना जो एक सेट पैटर्न है, जिस तरह के क्राइम आपने डिफाइन किए हुए हैं, उस तरह के अपराध ही इतने होते हैं कि पुलिस उनमें कम पड़ती है। अब बात आती है कि ये जो ज्वलंत समस्या है हमारे सामने, इसमें हमारे थानों में नगर सुरक्षा समितियां हैं, उनके माध्यम से समाज में एक एक घर को, हर मोहल्ले में मीटिंग लेना चाहिए और सबको इस ठगी के बारे में बताना चाहिए। इवन बैंक के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे भी मीटिंग लेके उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। अब देखिए, आपने एक बात और बताई है कि बहुत से पढ़े लिखे लोग, अच्छे पद में रहने वाले लोग ठगी के शिकार हुए हैं। वाकई। तो हम इतना लापरवाह क्यों हैं? आप पहले देखिए, पहले ठगी कैसे होती थी? ठगी नहीं, किडनैपिंग होती थी। किसी के बच्चे को किडनैप कर लिया, फिर रैंसम, फिर उनसे वसूली की जाती थी। तो उसमें पुलिस ने बहुत अच्छा सिस्टम बना लिया, हमारे समाज ने सिस्टम बना लिया। तो फिर अपराधियों ने सोचा अब इसको किनारे करो, अब ऐसा कि जिसमें हमारा सेफ मार्ग रहे बदमाशी करने का। अब देखिए, अभी थोड़े दिन पहले जो ठगी के केसेस हुए हैं, उससे सभी केसेस कुछ न कुछ एडवांस रूप में सामने आ रहे हैं।
मैं जितेंद्र सिंह साहब से मिलता रहता हूं और उनसे जो भी उनके जो काम है यहाँ इंदौर में बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है। मैं समझता हूं कि यहाँ साइबर ने बहुत अच्छा नेटवर्क अपना बना चुके हैं वो लोग। अब सवाल ये है कि सोसाइटी में हम उसको कैसे ले जाएं। उसके लिए जो हमारे पुलिस स्टेशन के जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनको समाज में हर स्तर पे, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हमारा सब्जी वाला है, हमारे जो अधिकारी हैं, रिटायर्ड पर्सन्स हैं, उनकी हर मोहल्ले में जाके बैठक करना चाहिए। और इस तरह के जब भी कॉल आते हैं, जैसे किसी ने कॉल किया कि आपका बेटा जो है यूएस में रहता है और उनके साथ ऐसी घटना हो गई है, उसको मालूम है। अच्छा, ये जो इस तरह के केसेस होते हैं, इसको ऐसा मत मानिए कि वो ऐसे ही किसी को टारगेट कर दिए हैं। सारी जानकारी पहले एकत्र करते हैं, उनका बैंक से संबंधित जानकारी एकत्र करते हैं, जिसका नाम उस व्यक्ति से लिया जा रहा है ये भी जानकारी उनके पास होती होगी कि अभी वहाँ ये बात कर पाएगा बंदा कि नहीं कर पाएगा। जैसे आपने बताया बुजुर्ग महिला के साथ ठगी हुई, तो हम लोग खुद पुलिस विभाग से रिटायर्ड हैं, हमको खुद अगर ये कहा जाए कि अभी तुरंत इतना पैसा फला जगह ट्रांसफर करना है, तो वो अपन हिचकिचाएंगे कि नहीं हम नहीं कर सकते। और जब ऐसे किसी गैंग से हमारा वास्ता होगा और हम ये मान बैठेंगे कि नहीं ये ठीक कह रहे हैं और हमको पैसे ट्रांसफर कर देना चाहिए, तो वो खुद ट्रांसफर करते हैं। वो आपको थोड़ी मौका देते हैं कि आप ही ऐसा, मोबाइल में तो सारे सिस्टम हैं और वो खुद ये काम कर लेते हैं। अब और थोड़ा सा आगे आइए तो देखिए कि पुलिस में किसी भी तरह का अपराध हो तो हम सब जो पब्लिक के लोग हैं, हमारे मन में एक भावना घर कर गई है कि किसी तरह का अपराध हो वो सब कुछ पुलिस ही करेगी। देखिए ऐसा नहीं है, जब तक समाज आगे नहीं आता, जब तक समाज में जागरूकता नहीं आती, तब तक पुलिस भी सक्सेस नहीं होती है। आप बहुत पुराने उसमें जाइए आदिकाल में, या अगर थोड़ा बहुत अपन अपने पुरानी घटनाओं को, जैसे रामायण की बात है, तो पहले तो लोग ये समझते थे समाज में कि रावण जब अपनी सभा में बैठता है तो पूरे तीनों लोक के देवी देवता उसकी भृगुटी देखते हैं कि अगर वो नाराज हो जाएगा तो प्रलय कर देगा। चूंकि उसने क्राइम किया, तो वही रावण जब सीता जी को ले जा रहा था तो उद चितई चला भड़ियाई, डर डर के जा रहा था। अपराधी जब कोई अपराध करता है निश्चित रूप से उसके मन में भय रहता है। अब इस चीज को हमको, मतलब हमारी समाज को पकड़ने की जरूरत है और एकदम से पुलिस के ऊपर आश्रित रहना ये भी बहुत न्यायोचित नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमें जन जागरूकता की भी बेहद जरूरत है, क्योंकि जो साइबर ठग हैं वो एक नहीं अनेकों तरीके से इस ठगी को अंजाम देते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, उनकी मानसिकता के साथ खेलते हैं, जिस वजह से जो जनता है, चाहे फिर वो भले ही किसी ऊंचे पद पर बैठे हों या भोली भाली जनता हो, सभी इनके चंगुल में आ जाती है। लेकिन जरूरत है जन जागरूकता की कि वे जागरूक हों और ये समझें कि कोई भी विभाग अगर आप पर कार्रवाई करता है तो फोन कॉल के जरिए कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपको एक बकायदा नोटिस भेजा जाएगा, उसके बाद आप पर कार्रवाई की जाएगी। फोन कॉल के जरिए या तो किसी पैसे की डिमांड या आपको अरेस्ट फोन कॉल के जरिए नहीं किया जाता है। फिलहाल समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो डिजिटल अरेस्ट जो कि अब एक नया तरीका ठगों ने बना लिया है, जिसकी वजह से रोजाना कई सारे लोग इस ठगी का शिकार हो रहे हैं, कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जबकि कई पैसों की हानि कर रहे हैं। लेकिन जरूरत है हमें जन जागरूकता की, हमें जागरूक होने की और ये समझने की कि अगर कोई भी विभाग आप पर कार्रवाई करता है तो फोन कॉल के जरिए कार्रवाई नहीं की जाएगी। फोन कॉल के जरिए अगर कोई पैसे की डिमांड करता है तो ये फ्रॉड है, ये समझना हमें बेहद जरूरी है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।